नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत से जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसी के आगे आज हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल काल में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मुग़ल काल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था इसका पूरा नाम। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। और मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक लगभग रहता है। वैसे अगर बात करें तो 1858 ईस्वी में मुग़ल सत्ता का वास्तविक रूप से समापन कर दिया जाता है, लेकिन हम 1707 तक मानते हैं इसलिए क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। और जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो मुग़ल शासक बनते हैं वो बहुत ही अयोग्य होते हैं, तो इसलिए उनको कंसीडर यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इतना याद रखना है कि स्थापना किसने की थी मुग़ल वंश की? बाबर ने। कब की थी? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे हराया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। इसके अनुसार पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं आलम खां के अतिरिक्त राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, यानी आमंत्रित किया था। तो दौलत खां लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था, ये जो है इब्राहिम लोदी से परेशान था। इसके अलावा आलम खां इब्राहिम लोदी को हटा करके दिल्ली की गद्दी खुद हासिल करना चाहता था। और राणा सांगा ये भी चाहते थे कि इब्राहिम लोदी पराजित हो जाए और बाबर लूटपाट करके वापस चला जाएगा, फिर हम दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। तो इसलिए इन सभी ने, राणा सांगा ने, दौलत खां लोदी ने, आलम खां ने, इन सभी ने मिल करके एक प्रकार से किसको बुलाया? बाबर को बुलाया इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। और बाबर तुरंत अपने सैनिकों को लेकर भारत की ओर रवाना हो गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। यह जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या है अभी मैं समझा देता हूँ। और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि और तुलगमा विधि। अब देखिए तुलगमा विधि ये है, मान लीजिए ये जो है इधर जो है ये रेड वाली, ये दुश्मन की सेना है। रेड वाली क्या है? दुश्मन की सेना है। और ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ये बाबर की सेना है, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया? अपने सेना को ऐसे कई भागों में बांट दिया। आप देखिए मैं इसको कई भागों में बांट रहा हूँ और ये बीच वाली सेना हो गई, यानी एक प्रकार से 4 भागों में बांट दिया। अब रेड वाले सैनिक जब इस पे आक्रमण करेंगे बीच वाली सेना पे ऐसे, तो ये जो सैनिक हैं जो साइड में है बगल में, ये पीछे से जा कर के हमला कर देंगे, ठीक है, घेर लेंगे। और ये पीछे तो एक सेना है ही, तो अब सैनिक घिर जाएंगे। रेड वाले जो हैं ये घिर जाएंगे, यानी दुश्मन की सेना घिर जाएगी और फिर उनका खात्मा कर दिया जाएगा। ये तुलगमा युद्ध पद्धति थी। अब दूसरी चीज़ है तोपों को सजाने की विधि जो थी, इसको रूमी विधि या उस्मानी विधि कहते हैं। इसमें क्या होता था? जो गाड़ियाँ होती थीं ऐसे, उनके बीच में क्या किया जाता था? तोपों को रखा जाता था और इसी के आसपास छिप करके तोप चलाते थे, ठीक है। तो ये आप बस इतना याद रखिए कि तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 प्रसिद्ध निशानेबाजों ने
बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किया था। यानी तोपखाना चलाने में कौन आगे था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ये बाबर के 2 सेनापति थे, या आप इनको निशानेबाज कह सकते हैं। इस युद्ध को जब जीता बाबर ने, उसके बाद आगरा को अपनी राजधानी बनाया और मार्च 1527 में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा का युद्ध हुआ और इसमें बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को परास्त कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य किया। फिर है, युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर, एक प्रकार का व्यापारिक कर था, इसको भी समाप्त कर दिया। अब इसको समझ लीजिए, बाबर ने वास्तव में 1526 में इब्राहिम लोदी का खात्मा कर दिया। अब उसके सामने एक बड़ी शक्ति थी राणा सांगा। राणा सांगा को समाप्त करने के लिए जब ये अपने सैनिकों को बोलता है कि चलो आज उनके साथ युद्ध है, तो इसके जो सैनिक थे, बाबर के जो सैनिक थे, जब उन्होंने राणा सांगा का नाम सुना तो डर गए, क्योंकि राणा सांगा का नाम उस समय बहुत ज़्यादा विख्यात था। राणा सांगा के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और ताकतवर सेना थी। तो जो है बाबर की सेना डर गई कि राणा सांगा से युद्ध है और वो भागने लगी। तो बाबर ने क्या किया, अपने सैनिकों में जोश और उत्साह भरने के लिए सबसे पहले तमगा कर समाप्त कर दिया कि हम आपसे, सैनिकों से कहा कि हम आपसे तमगा कर नहीं लेंगे अगर आप युद्ध करेंगे तो। दूसरी चीज़, उसने जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म युद्ध की घोषणा कर दी, इस्लाम का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। फिर उसने शराबबंदी, बेचने, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अगर शराब नहीं पिएंगे सैनिक तो अच्छे से लड़ाई करेंगे, जोश और उत्साह के साथ, होश हवास के साथ। तो ये सारी चीज़ें की थी ताकि राणा सांगा से युद्ध में लड़ते समय हमारे जो सैनिक हैं वो उत्साह ना खो दें। बाद में क्या होता है कि राणा सांगा भी पराजित होता है। खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब धर्म प्रचारक योद्धा, यानी जो काफिरों का वध करे, जो गैर मुसलमान हैं उनका वध करने वाले गाजी कहलाते हैं। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके पहले 1528 ईस्वी में एक युद्ध और होता है जिसको चंदेरी का युद्ध कहते हैं, और इसमें जो है एक राजपूत शासक मेदिनी राय रहता है, उसको बाबर हराता है। तो ये 4 युद्ध याद रखिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। ठीक है। अगला शासक बनता है हुमायूं। दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका एक ज्येष्ठ पुत्र, यानी बड़ा पुत्र रहता है हुमायूं, ये आगरा में अपना राज्याभिषेक कराता है। और अफ़गान शुरू से ही मुग़लों के प्रबल शत्रु थे। जैसे मैंने बताया, इब्राहिम लोदी अफ़गान ही था। हालांकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था, लेकिन इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी, और शेर शाह सूरी आगे आता है हुमायूं के समय। तो ये सब अफ़गान थे। इन्होंने क्या किया, मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ने की ठान ली, कैसे भी करके मिल करके इनको बाहर खदेड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अफ़गान अभी भी मुग़लों के प्रबल शत्रु थे। जौनपुर, इसी बीच जौनपुर, लखनऊ एवं मानिकपुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर चुके पटना यानी बिहार के एक अफ़गान सरदार महमूद लोदी, वही जो मैंने अभी बताया इब्राहिम लोदी का भाई, उसके साथ 1532 ईस्वी में हुमायूं का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पराजित होकर महमूद लोदी भाग गया। तो ये 1532 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, एक प्रकार से महमूद लोदी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ, और इसमें जो है महमूद लोदी हार जाता है और भाग जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। इस युद्ध में पराजित होकर महमूद लोदी भाग गया। हुमायूं की प्रशंसा करते हुए अबुल फजल ने उसे इंसान कामिल कहा है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण व्यक्ति, यानी जिसके अंदर कोई कमी ना हो, उसी को इंसान कामिल कहा गया है। दूसरी तरफ अनेक इतिहासकार हुमायूं को सही समय पर निर्णय न ले पाने वाला कमज़ोर व्यक्ति भी बताते हैं।
कई शासक ऐसे कई विद्वान कहते हैं कि जो हुमायूं था वो उस समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था। हुमायूं के बारे में लेनपुल का एक कथन काफ़ी प्रसिद्ध है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। यानी कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो दिन पनाह एक लाइब्रेरी टाइप का बना हुआ था, इसने बनवाया था, उसी की सीढ़ियों पर ये चढ़ रहा था तो इसकी सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई थी, यानी लड़खड़ा के गिरा था। तो लेनपुल ने इसी चीज़ को लेकर के लिखा है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही चल बसा, यानी अपनी जान देता। जीवन भर लड़खड़ाने का मतलब ये है कि इधर उधर भागता रहा, शेरशाह सूरी से पराजित होता है, दो युद्ध में पराजित होता है, कन्नौज के युद्ध में पराजित होता है, चौसा के युद्ध में पराजित होता है, फिर यहाँ से ये भागता है और ईरान जाता है। ईरान से आकर के ईरान के जो शासक थे उनके मदद से फिर से काबुल कांधार को जीतता है और अंत में दिल्ली को जीतता है। लेकिन जब वो दिल्ली को प्राप्त करता है उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही चीज़ लेनपुल ने कहा कि वो भाई जीवन भर भागता रहा, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। ठीक। अबुल फजल का पक्ष देखें तो हुमायूं एक न्यायप्रिय, रहमदिल, अच्छा योद्धा एवं नेक इंसान था। आगरा के सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। ऐसा करने वाला वह मुग़ल वंश का एकमात्र शासक हुआ। यद्यपि उसके भाइयों ने ज़रूरत पर उसकी कभी मदद नहीं की और उसकी असफलता का कारण बना। इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। तो बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों में हुमायूं ने प्रांतों का बंटवारा कर दिया था, यानी जो मुग़ल साम्राज्य था उसका बंटवारा कर दिया था। तो इसीलिए मुग़ल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जब क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया तो शक्तियाँ भी बट गई, और जब शक्तियाँ बट गई तो कमज़ोर हो गई। समय पर हुमायूं की एक भी भाई ने मदद नहीं किया। जब हुमायूं को ज़रूरत पड़ा तो उसके एक भी भाई ने उसकी मदद नहीं की। मेवाड़ की राजमाता थी कर्णवती। इन्होंने जब बहादुर शाह के आक्रमण से सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी तो उसने इसके लिए पूरा प्रयास किया, यानी कि हुमायूं ने मेवाड़ की राजमाता कर्णवती की सुरक्षा की थी। इसी प्रकार शेर खां के समय चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध कब होता है 1539 में, पराजित हो गया। उसके बाद गंगा नदी में कूदकर एक भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाई और बदले में भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। योद्धा के रूप में हुमायूं ने राज्याभिषेक से पूर्व बाबर के साथ पानीपत, खानवा, चंदेरी इन सभी युद्धों में भाग लिया था, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। सिंहासन, हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने कलिंग, दोहरिया, चुनारगढ़, मच्छीवाड़ा, सरहिंद आदि युद्धों में जीत हासिल की, किंतु चौसा और बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर उसे भागना पड़ा। इसके बाद वह लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहा। तो शुरुआत में हुमायूं ने कई सारे युद्ध जीते, जैसे कलिंग का युद्ध जीता, ठीक है, कलिंग यानी उड़ीसा का एक प्रांत है उसको जीता, दोहरिया जीता, चुनारगढ़, ये सब मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मिर्ज़ापुर और जौनपुर इधर सब के आसपास के क्षेत्र हैं, दोहरिया, चुनारगढ़। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने जीत हासिल की, सरहिंद का युद्ध जीता। लेकिन 2 मेन युद्ध जो थे, इम्पॉर्टेंट युद्ध थे, चौसा और बिलग्राम। 1539 में चौसा हुआ और 1540 में बिलग्राम। इसमें जो है शेरशाह सूरी से हुमायूं हार गया और वो फिर भाग जाता है, लाहौर होते हुए ईरान भाग जाता है। 1539 में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर अफ़गान सरदार शेर खां से पराजित हो गया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर कन्नौज, बिलग्राम, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये चीज़ याद रखना, 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और कन्नौज, बिलग्राम, आगरा, दिल्ली इन सब पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं को आगरा के सिंहासन पर बैठने का पुनः अवसर मिला, किंतु वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी
मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इतना हुमायूं के बारे में था। अब ये भक्ति आंदोलन मैंने आपको पढ़ा दिया है, शायद अभी नहीं पढ़ाया है, तो ठीक है, भक्ति आंदोलन भी मैं पढ़ा दूंगा। तो इतना हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग अकबर से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसके भी 2 पार्ट आएंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट थे, ऐसे ही मुग़ल काल के भी 2 पार्ट रहेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।